इस समय हमारे साथ किसानों की लड़ाई लड़ रहे भारतीय किसान यूनियन के दिग्गज नेता गुरनाम सिंह चौधरी हैं। गुरनाम सिंह चौधरी ने हरियाणा के किसानों को एकजुट करने का काम किया और उनके हकों की लड़ाई के लिए उनको लामबंद करने का काम भी किया। गुरनाम सिंह चौधरी के ऊपर प्रदेश के किसानों को नहीं बल्कि भारत के किसानों को एक उम्मीद है कि जिस तरीके से वो किसानों के हकों की लड़ाई के लिए जमीन पर उतरे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से टकरा रहे हैं, उनको लगता है कि संघर्ष की अगुवाई अगर इसी तरह से होती रही तो किसानों को उनकी मांगे मनवाने में सफलता मिलेगी। सरकार के साथ कई तरह की बातचीत के बाद, प्रेशर के बावजूद चौधरी जी अपने मोर्चे पर जमे हुए हैं। आज रास्ता जाम आंदोलन के दौरान चंडीगढ़ यमुनानगर हाईवे के ऊपर टोल प्लाजा के पास चौधरी जी की अगुवाई में भारी संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं और सरकार के ऊपर यह दबाव डाल रहे हैं कि किसानों की मांगों को माना जाए और कृषि अध्यादेशों को वापस लिया जाए। चौधरी जी का ये कहना है कि एक जो कानून है, ये कानून नहीं काले कानून है जो किसानों के लिए मौत का फंदा है। चौधरी जी की अगुवाई में किसान पूरे देश के इकट्ठे होकर एक आंदोलन की राह पर आगे बढ़े हैं। हम चौधरी जी से जानेंगे कि उनकी अगली कार्रवाई क्या है, योजना क्या है। आज उन्होंने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि किसान एकजुट हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज उनके आह्वान के ऊपर लगभग 4 दर्जन जगह पर हाईवे को, नेशनल हाईवे को जाम किया गया और किसानों ने यह दिखा दिया कि वो अपने संघर्ष के लिए सारे एक हैं और किसान के सरकार के साथ टकराने के लिए, उनको जवाब देने के लिए, लंबा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। गुरनाम सिंह जी, आपने आज दिखा दिया कि किसान अपने हकों की आवाज के लिए जागरूक हो चुके हैं और वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज आपकी अगुवाई में काफी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हैं। अब अगली कार्रवाई आपकी क्या होगी? देखिए, मैंने कुछ नहीं दिखाया। आज का जो किसान है, वो युवा किसान जो है, वो हर बात को समझता है, पढ़ा लिखा है और सरकार की हर बात को, हर चाल को समझता है। और जब ये यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के किसानों ने देखा कि ये जो 3 अध्यादेश हैं, ये किसानों के लिए और उनकी खेती के लिए डेथ वारंट हैं, अब ये कानून बन गए हैं और पूरा जो देश का एग्रो बिजनेस है वो देश के चंद पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। अभी पूरे देश का खाद्यान्न वो खरीदेंगे और पूरा देश उनसे खरीद के खाएगा। फिर यानी वो सस्ते से सस्ते भाव पे खरीदेंगे और महंगे से महंगे भाव पे बेचेंगे। जैसे आपके सामने उदाहरण है दाल का, कि 4 साल पहले दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी महाराष्ट्र की सरकार ने और 50 रुपए किलो वाली दाल फिर 200 रुपए किलो में खाई थी। सारे देश के लोगों ने खाई थी, सारे देश के लोगों की जेब से पैसा निकला था और पूंजीपतियों की जेब में गया था और मालूम हुआ है कि अकेले अडानी को 1 लाख करोड़ रुपया उसमें बचा था। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमने कई बार देखा है कि टमाटर, प्याज जो किसान उगाता है, बड़ी मेहनत से उगाता है, उसको 1 या 2 रुपए किलो भाव मिलता है और मार्केट में जाते ही जो बिचौली हैं, जो जमाखोर हैं, उसको 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए किलो तक बेचते हैं। अभी तो देश में जमाखोरी की एक सीमा थी कि इससे ज्यादा जमाखोरी नहीं करनी है, लेकिन अब वो जमाखोरी की सीमा भी हटा दी। यानी छूट दे दी गई कि आप जितना लूट सकते हो उतना लूट लें। केंद्र सरकार ने लूट की छूट जो है लूट जमाखोरों को दे दी, लूट की छूट दे दी जमाखोरों को, वो सब स्टॉक सीमा हटा दी। अब चाहे तो एक ही आदमी पूरे देश का प्याज खरीद के रख ले, चाहे तो एक ही आदमी पूरे देश की गेहूं खरीद के रख ले। और अगर उस चीज की कहीं वर्ल्ड मार्केट में कमी आ गई, जैसे 2008 में गेहूं की कमी आ गई, 2200 रुपए तक भी गेहूं आयात इनको नहीं मिली। अगर ऐसे भविष्य में किसी चीज की कमी आती है तो ये लोग खून निचोड़ देंगे और कमी नहीं आती है। अगर नॉर्मल भी कोई चीज होती है तो ये गोदाम में रख के उसकी कमी पैदा कर देंगे, क्योंकि वो बाजार में तो है नहीं, इनके गोदाम में है, इनके गोदाम सील है, तो उसकी कमी पैदा कर देंगे। जैसे दाल में की गई, उसके पिछले साल में दाल कम है, रेट 50 रुपए है, उस साल में दाल ज्यादा है और रेट 200 रुपए है। ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो ब्लैकमेलिंग, सारी ब्लैकमेलिंग जानबूझ के उसकी कमी दिखा दी गई। तो इस तरह किसी भी चीज में ये करेंगे। और जहां तक इन्होंने मंडी एक्ट तोड़ा और ये कह रहे हैं कि इससे किसान को फायदा होगा, किसान जहां मर्जी बेचे, मैं ये कहता हूं कि ये क्यों दुनिया को बेवकूफ समझ रही है। सरकार दावा कर रही है कि उसने किसानों को आजादी दे दी है। आजादी किस चीज की आजादी है, हमें भी समझ नहीं रहा। आपको कुछ लगता है आजादी किस चीज की मिली है? अब ये झूठ बोलने के स्पेशलिस्ट हैं, लोगों को गुमराह करने के स्पेशलिस्ट हैं। ये कानून इन्होंने 2006 में बिहार में बनाया
क्या बिहार के किसान को आजादी मिल गई? क्या बिहार का किसान अमीर हो गया? आजादी नहीं, गुलामी है। आजादी तो ये थी कि अब सरकार सपोर्ट करती थी 1967 से लेके देश में अनाज को ज्यादा पैदा करवाने के लिए सपोर्ट करती, सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। एमएसपी का इसका हिसाब से चल रहा है। हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको बोलते हैं, सहारा देना। बाजार में गेहूं 1500 रुपए है, लेकिन सरकार का भाव 1925 रुपए है कि आपको मरने नहीं दिया जाएगा, आप पैदा तो करें। हाँ, किसान को लागत से कुछ पैदा तो करें। ऐसे ही जैसे मक्का बाजार में 1100 रुपए बिका और एमएसपी जो है उसका 1760 रुपए था। तो लेकिन अब जो मोदी कह रहा है, अब उसका 9 अगस्त का जो भाषण था, अगस्त का था, सितंबर का था, तो उसमें उन्होंने ये कहा, बलराम जी के जन्मदिन पे उन्होंने ये कहा कि देश को अब अन्न पैदा करवाने की जरूरत नहीं है। जो मौजूदा कानून थे, पहले जो कानून है, वो तब थे जब देश की अनाज में कमी थी, अनाज ज्यादा पैदा करवाना था। अब तो अनाज ज्यादा पैदा हो गया है, अब उसको रखने की जगह नहीं है। अब हमें वो कानून बनाने पड़ेंगे जिससे उसके रखने की व्यवस्था हो जाए। अब वो रखने की व्यवस्था जो है ये सारा प्राइवेट एजेंट कर रहे हैं कि अब सरकार खरीदेगी ही नहीं, प्राइवेट खरीदेंगे। और जो ये पीडीएस पे भी देते हैं, उनको भी कैश सब्सिडी आगे आएगी, जैसे सिलेंडर पे कैश सब्सिडी कर दी। तो ये ढांचा देश के अंदर खड़ा कर रहे हैं और उस ढांचे से चंद अमीर लोगों को फायदा होगा, बाकी पूरे देश को नुकसान होगा। बिहार का आप हाल देख लीजिए, इस कानून से जो बिहार का हुआ है, आज 1200 रुपए धान है वहाँ का 4 एकड़ का मालिक हरियाणा में 2 एकड़ के मालिक की धान लगाने आता है। सेम बिहार बड़ा हाल होता है। कृषि कानून किसान के लिए मौत का फंदा कैसे है जी? मैं बता तो रहा हूँ कि खुले बाजार में अगर वो छोड़ दें, देखिए एक तरफ तो ये WTO में चले गए। WTO में जाने से उसमें पहली शर्त है कि किसी भी देश की सरकार वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। अब ये किसानों को वहां पे ला रहे हैं, पहले धीरे धीरे ला रहे हैं। चना 25% खरीदा, 75% छोड़ दिया। सरसों 1 एकड़ से 6 क्विंटल खरीदी, बाकी छोड़ दी। 25 क्विंटल खरीदी, बाकी छोड़ दी। ऐसे 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 करके पटरी पे ला रहे हैं। लेकिन अब लॉकडाउन का फायदा उठा के इन्होंने एकदम से कर दिया कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अब लोग आंदोलन कर नहीं पाएंगे, डरे हुए हैं लोग, तो अब इसको एकदम इसकी रंद काट दो। तो एकदम इन्होंने कानून लागू कर दिए। और ये कानून लागू करने से अब क्या होगा, अब हमें जो मार्केट का भाव है उसी पे बेचनी पड़ेगी। अब मार्केट का भाव आज के टाइम में 1500 रुपए गेहूं का, ठीक है। कभी मैं ये नहीं कहता कि कभी ज्यादा नहीं होगा। जैसे पिछले साल मक्का था, मक्के का पिछले साल 2000 भी मिल गया, रेट तो 1760 था। वो पोजीशन भी आ सकती है कभी, लेकिन वर्ल्ड मार्केट के रेट पे जाएंगे। वर्ल्ड मार्केट के रेट पे जाने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे 5 किले का किसान है, अमेरिका में 5 किलोमीटर का किसान है। सही बात है। आबादी यहाँ का 5वां हिस्सा है और जमीन यहाँ से 3 गुना ज्यादा है। वहाँ के ऑस्ट्रेलिया और जो है अमेरिका के हिसाब से हम भारतीय किसान की तुलना नहीं कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं। तो जब उनसे तुलना कर ही नहीं सकते, और वहाँ जो खेती है वो बिजनेस है, यहाँ की खेती रोजगार है। यहाँ आज भी 65% लोगों का रोजगार है खेती। अब वो रोजगार तो जो है उसमें से भी छीन के, उसमें से भी निकाल के ये पूंजीपतियों को देना चाह रहे हैं, जिससे देश आक्रोशित है। मोदी सरकार ने जो है जनता की भावनाओं को अनदेखा करके, किसानों की मांगों को अनदेखा करके इनको कानूनों को लागू करवा दिया है। तो अब किसान क्या करेंगे? देखिए, आज तो हमारी चेतावनी है। आज तो हम सड़कों पे लाके दिखा दिया कि भैया देखिए इतने लोग आपके विरुद्ध हैं, किसान, आड़ती, व्यापारी, मजदूर सब विरुद्ध हैं। अब आप सोच समझ के आगे चलें, ये दिखा दिया, ये संकेतिक है। इसके आगे पूरे देश के जो संगठन हैं उनसे बात करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, और जो हाल आज हरियाणा में हुआ है ये हाल किसी दिन पूरे देश में हो। भाजपा के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि गुरनाम सिंह चुडूणी जो है वो किसानों के नेता नहीं बल्कि कांग्रेस के एजेंट हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, खिसियाई बिल्ली खंबाई नोचती है, उनके पास कहने को शब्द तो कुछ है नहीं। अगर गुरनाम सिंह कांग्रेसी है तो हरियाणा के अंदर 17 किसान संगठन ये आंदोलन लड़ रहे हैं, तो क्या बाकी 16 भी कांग्रेसी हैं, या 16 बेवकूफ हैं जो मेरे कहने से लग गए, या ये इतने लोग जो हैं
ये इनको मेरे से क्या फायदा, मेरे पीछे लगेंगे ये, इनके लिए मैं क्या कर दूंगा, राजनीति के तो किसी को नौकरी दिलवा पहली बात तो यही, किसान का ना तो कोई मजहब होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई पार्टी होती है। किसान का, सब किसानों एक साझा मुद्दा होता है और उसी मुद्दे को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, इनकी जाति और मजहब तो है, जाति और मजहब है, वही चीज हमें दुख दे रही है। जब चुनाव आता है उस वक्त इनका जाति भी है, उस वक्त इनका मजहब भी है, उस वक्त सारी वोट उसी पे जाती है। और जब चुनाव नहीं होता है तब ये किसान बन जाते हैं, तब किसान की बात को कोई सुनता नहीं है। अगर अब देखिए, जब भी चुनाव होता है वो देखते हैं यहाँ पे जाट ज्यादा, जाट को टिकट दे दे, यहाँ पे हरिजन ज्यादा, हरिजन को टिकट दे दे, सैनिक ज्यादा, उनको टिकट दे दे, हिंदू ज्यादा, उनको दे दे, मुसलमान ज्यादा, उनको दे दे। कभी आज तक चुनाव में ये मुद्दा नहीं बना कि किस हलके में किसान ज्यादा है वहां पे किसान को टिकट दो, जहाँ पे व्यापारी ज्यादा है वहाँ पे व्यापारी को टिकट दो। ये मुद्दा कभी नहीं बना। जब तक किसान जाति और मजहब में बटे रहेंगे तब तक ये सरकार और पॉलिटिकल पार्टी का फायदा उठाते रहेंगे। जब तक ये जाति और धर्म के नाम पे वोट देंगे तब तक इनके शोषण को कोई नहीं रोक सकता। इनको एक ही करना पड़ेगा। 65% वोट के मालिक हैं ये, 65% का वोट का मालिक भीख मांग रहा है, 35% वाले का राज आता है। जिसको 35% वोट पड़ती है ना उसका राज आता है। और अब जो राज है 1% से भी कम लोग हैं जिनका राज है। 99% हम भिखारी बना दिए इन्होंने, 1% से भी कम लोग हैं। आप देखिए आज जितने राज्यसभा के मेंबर हैं उनमें आधे करोड़पति हैं, करोड़पति नहीं अरबपति हैं। वो पैसे देते हैं जिसको चंदा बोलते हैं या रिश्वत कहूंगा मैं तो उसको, वो रिश्वत देते हैं चंदे के रूप में और राज्यसभा की सीट खरीद लेते हैं। करनाल के एमपी को लगाइए, क्या गुणवत्ता है उसमें? 35,000 करोड़ देश का मार के भाग गया, उसमें क्या गुणवत्ता है? राज्यसभा नीरव मोदी में क्या गुणवत्ता है? विजय माल्या में क्या गुणवत्ता है जो उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया? 9,000 करोड़ देश के मार के भाग गया। ये जो देश है वो सिट्टे मोल खरीद लेते हैं। और दूसरा, यहाँ तो यहाँ तक की शिकायतें आती हैं कि टिकट भी पैसों में मिलते हैं, काबल को नहीं देते। जो उनके तड़वे ज्यादा चाटता है या जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। आज आप देखिए दुष्यंत है, किसानों का लीडर बना, किसानों के नाम से वोट लिए और किसानों ने तो एंटी बीजेपी वोट दिए, लेकिन फिर भी सत्ता के लालच में वो आज ये कह रहे हैं कि किसान गलत आंदोलन कर रहे हैं। ये अध्यादेश किसानों के पक्ष में है, हमारे जले पे नमक और छिड़क रहे हैं। ये सत्ता के लिए कुछ भी करते। और जो आज सत्ता है वो पूंजीपतियों के हाथों में चली गई है और पूंजीपति जो है वो सरकार को सारा खर्चा उठाते हैं, चंदा देते हैं, रिश्वत देते हैं इनको और अपने पक्ष में कानून बनवाते हैं। आधे पूंजीपति सरकार के बीच में घुस गए हैं, बहुमत उनका है ही। और तो 1% लोगों से भी कम हैं जो आज राज कर रहे हैं और 99% लोग हम हैं उनके आगे हाथ फैला रहे हैं। तो इसलिए जो 65% लोग किसान हैं, अगर वो किसान बन के वोट दे दें, ये अपने बीच से नहीं खड़ा कर सकती क्या? अगर इनके बीच का आदमी आज एमपी होता तो वो उसकी भाषा और होती। अगर हमारे बीच के अगर वहां पे 200-300 एमपी गए होते तो क्या आज सरकार ये कानून बना देती? हम सरकार को गिरा देते। भाजपा जैसे ओम प्रकाश धनखड़ ने एक कमेटी बनाने का एक जो है काम किया, उसमें आप लोगों को बुलाया, वो कमेटी गंभीर थी या केवल दिखावा मात्र है? ये ढोंगी है। धनखड़ जी के पास कौन सा अधिकार था कमेटी बनाने का? कौन सा संवैधानिक अधिकार था? वो तो बीजेपी का प्रधान है, पार्टी का प्रधान है, ना कि सरकार का। उसके पास अधिकार नहीं कमेटी बनाने का। दूसरी बात, कमेटी बनानी हमारा हरियाणा के एमपीओं की मुद्दा है देश का। हरियाणा का मुद्दा थोड़ा ही है, पूरे देश का मुद्दा है। हरियाणा की कमेटी बनाई तो उसकी अहमियत क्या है? तीसरी बात, उन्होंने किन किसानों की राय ली? हमारे पास तो उनका आखिरी दिन में मैसेज आया कि आप आ जाइए और आपकी हम कृषि मंत्री से मीटिंग कराएंगे। तो ये राय लेने के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो हम जब वहां गए, आगे एक और षड्यंत्र रच दिया गया कि कुछ लोग बीजेपी के दलाल हरियाणा भवन में बुला लिए गए और हम जब धर्मवीर की कोठी पे थे तो वहां हमें पता लगा, मैंने जाने से इनकार कर दिया कि हम तो बातचीत के लिए जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था तो वापिस होंगे नहीं।
हमने कहा अगर अध्यादेश वापसी नहीं होगा हम बात करिए किस लिए जाए। मैंने बात से इनकार कर दिया। आप जैसे एक भाई ने बताया कि ये इनका षड्यंत्र जो है वो कुछ किसान इन्होंने बुलाए हुए हैं और उन किसानों को लेके ये कृषि मंत्री से मीटिंग करेंगे, वापिस आके फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि इन 8 मांगों पर सहमति हो गई है। हालांकि वो मांगे कुछ भी नहीं है, लेकिन तालमेल हो गया है और जब वो मीडिया में प्रेस में बात जाएगी तो आंदोलन दब जाएगा। जब हमें इस बात का पता चला तो बड़ी हैरानी हुई और हम भी, हालांकि हम 4-5 आदमी थे, ज्यादा नहीं थे, तो हम हरियाणा भवन चले गए और सेम ड्रामा ये हुआ। और जब ये ड्रामा हुआ उसके बाद हमने मीडिया से, पहली बार हमने मीडिया से बोल दिया था कि इनकी बात करने के बाद हमारे से बात करना। और जब हमारे से बात हुई तो तब हमने उनकी पोल खोली और वो जो ड्रामा था इनका फेल किया। यानी कमेटी का गठन सिर्फ किसानों के आंदोलन को कुचलने के षड्यंत्र के तहत किया गया है। सारे काम आंदोलन को कुचलने के लिए ही कर रहे हैं, मारने के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब इन्होंने लाठीचार्ज किया, सिर फोड़े, सिविल में लोगों को खड़ाया कि 1-2 किसान को तो मार ही देना। उन्होंने इतने मोटे लठ लिए, हालांकि पुलिस को प्लास्टिक के डंडे होते हैं वो मारने होते हैं, उनसे हड्डी नहीं टूटती, उनसे सिर नहीं फूटता। तो इन्होंने बिना वर्दी के पुलिस वाले वहां पे खड़ा दिए और उनके हाथ में बांस के लठ दिए, उन्होंने सीधे खोपड़े में मारे, हड्डियां तोड़ी, हमारे सामने है। और उसके बाद सरकार का बेशर्म मंत्री, जिसको हम गृह मंत्री बोलते हैं, अकल का भी अंधा है, आंखों का भी अंधा है, वीडियो भी देखी, सारा कुछ किया, फोटो में भी देखी, खबरें भी आई, उसके बाद कहता लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। अब जब लाठीचार्ज नहीं हुआ फिर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते? जो फोटो में आ रहे हैं, जो सिविल में आ रहे हैं, कौन सा अधिकार है, कौन सा कानून है? हमने उसकी फोटो आइडेंटिटी कार्ड भेज दिया, ये फलाना पुलिस वाला है, फलाना इसका नाम है, वो इसका गांव है, वहाँ ये इसकी ड्यूटी है, उसके बावजूद भी कोई पर्चा दर्ज नहीं किया। 307 के मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज किए इरादा कत्ल के। बताइए, हम अपनी मांग मारने जा रहे थे, हम किसको कत्ल करने जा रहे थे? तो ये इस तरह से प्रताड़ित करके सारा कुछ करना चाहते हैं। यानी कि जो फर्जी केसों के माध्यम से किसानों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जितने षड्यंत्र इनके पास बन पड़ रहे हैं, सब षड्यंत्र रच रहे और रचेंगे, आगे भी रचेंगे। अभी यहाँ बस नहीं है, अब ये सब रचेंगे। मेरे ऊपर किसी तरह के कई इल्जाम लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं। अभी कांग्रेस होने का लगा रहे हैं, कहीं और भी लगा सकते हैं, आदत होती है इनकी। लेकिन देश की जनता देख रही है, इनके बहकावे में नहीं आएगी। इन्होंने गुमराह करके जोर लगा लिया, सारी सरकार ने, सारे प्रशासन ने पूरा जोर लगाया कि भैया 10 तारीख को रैली में मत जाना, बैन कर दिया रैली को, बैरिकेड लगा दिया, सब कुछ ड्रामा किया। लेकिन लोगों ने इनकी बात मान ली क्या? लोग तो फिर भी गए। तो इसलिए इनके हर षड्यंत्र को अब किसान फेल करेगा। गुरनाम सिंह चुडोनी जी का साफ कहना है कि किसान सरकार के षड्यंत्रों से, सरकार की धमकियों से, सरकार के केसों से नहीं डरेंगे। अगर देश का किसान मजहब और जाति को छोड़कर सिर्फ किसान हो गया और अपने हकों की लड़ाई के लिए एक मंच पर आ गया तो किसानों की आवाज को कोई भी सरकार नहीं कुचल पाएगी। चुडोनी जी कहते हैं कि किसानों की मांगों को मनवाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। अब यही देखना है कि सरकार और किसानों के बीच में संघर्ष में किसान कितना एकजुट होकर अपनी लड़ाई के लिए एकजुट होते हैं। खरी खरी न्यूज के लिए यमुनानगर टोल प्लाजा से कुलदीप शेरान।